जोहार साथी। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि भाजपा जो संघ के कोख से निकली है या उसका राजनीतिक विंग है, वो किस नज़रिए से, किस तरह से देखती है आदिवासी समाज को, आदिवासियों को। ये सवाल ज़रूरी इसलिए हो गया है कि अभी जैसे भोगनाडीह में जो वो घटना हुई है, उसके संदर्भ में एक चीज़, एक पोस्ट हम भी किए थे और उसमें कई तरह की टिप्पणियाँ, और उसमें कहा जा रहा है कि सिद्धू कान्हू के वंशज जो हैं, जो मंडल मुर्मू, यदि भाजपा में चले गए तो इसमें हर्ज क्या है, भाजपा में जा सकते हैं। और इसके पहले एक दो नहीं, ढेरों नेता गए हैं भाजपा में। भाजपा में ढेर सारे नेता गए हैं। कहाँ से शुरू किया जाए? मान लीजिए बाबूलाल मरांडी तो संघ परिवार से जुड़े रहे हैं। वो तो उसके जो उनका जो अपना कार्यक्रम एकल विद्यालय का चलता था, संघ परिवार का, संघ का, उस आरएसएस का आदिवासी इलाकों में, उसके एक प्रचारक हुआ करते थे। तो उनकी जो दीक्षा, राजनीतिक दीक्षा वहीं से शुरू होती है, तो वो तो थे ही। और उसके बाद वो फिर जब पॉलिटिकल राजनीतिक पारी खेलना शुरू की तो भाजपा में आ गए। उसमें कोई खास नहीं। लेकिन इसके अलावा भी जैसे अर्जुन मुंडा पहले उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही उनका ही बैकग्राउंड था, लेकिन बाद में वो फिर भाजपा ज्वाइन कर लिया, चले आए उसमें। उसके अलावा फिर आपके जो हाल में चंपई सोरेन चले गए हैं उसमें, जो एकदम खाँटी झारखंडी नेता थे। लंबे माने बरसों रहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ के, और ऐसे भी माने एकदम खालिश झारखंडी नेता माने जाते हैं। बहुत से नेता गए और आए। स्टीफन मरांडी शायद भाजपा में गए नहीं, लेकिन हाँ झामुमो छोड़े थे। हेमलाल मुर्मू हैं, चाहे और इस तरह के बहुत सारे नेता गए। सीता सोरेन जो सोरेन परिवार की हैं, वो गई। तो इस तरह से भाजपा में ढेरों लोग, ढेरों आदिवासी नेता गए हैं अनेक। हालांकि धीरे धीरे ज़्यादातर नेता आदिवासी भाजपा में तो गए, और लेकिन वो राजनीतिक सफलता बहुत ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए। शुरुआती दौर में बाबूलाल मरांडी एक बार मुख्यमंत्री जरूर बना दिए गए थे, लेकिन उस भाजपा ने उनकी बलि तुरंत दे दी। जब निर्दलीय विधायकों ने दबाव डाला कि उनको हटाइए, जो मधु सिंह और लालचंद महतो और उन लोगों का जमाना था, पहली बार जब बने थे, और उसके कहने पर उन लोगों ने कहा कि इसको हटाइए, नहीं तो सरकार जाएगी। और भाजपा, उस समय राजनाथ सिंह थे प्रभारी झारखंड के, वो और यहाँ के जो लोग थे, सब लोगों ने मिलकर तय कर लिया कि हाँ बाबूलाल का कुर्बानी दे देनी है, बलि दे देना है, उनको हटा दिया गया। हालांकि बाबूलाल को उस लिहाज से तो हम उस वक्त सही ही मानते थे कि वो मधु कोड़ा कह रहे हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, मधु सिंह थे शायद, लालचंद महतो या इस तरह के और जो लोग थे, उनके दबाव में नहीं आए। कोई मांग रहा था कि हमको ट्रांसपोर्ट वाला मंत्री बनाइए या उसका कुछ, तो वो सब नहीं माने थे और उनको उसको हटा दिया गया। राजनाथ सिंह और जो भी थे और लोग उसमें आए, और वो लोगों ने फैसला कर लिया कि इनको सरकार बचानी है भाई। और उसके बाद ढूंढ के बोलो अर्जुन मुंडा को ले आए, मुख्यमंत्री बना दिए। मुख्यमंत्री रहे भी काफ़ी दिन तक अर्जुन मुंडा। तो चलिए इस तरह से है। और अभी ताज़ा तरीन तो मंडल मुर्मू चले गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसमें गलत क्या है? वास्तव में गलत कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं संसदीय प्रणाली है, तरह तरह के राजनीतिक दल हैं, तो जो अपना चुनेंगे नेताओं को आने जाने की स्वतंत्रता है। लेकिन एक चीज़ है साथी, एक चीज़ की पार्टियां तो अनेक हैं,
और भी। लेकिन जब आप भाजपा में जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी, जैसे अभी हमारे जो क्या नाम थे, वो तो आदिवासी नहीं हैं, जो कल ही जिनके बारे में लिखे भी थे हम कुछ, तो वो भी गए थे। तो ऐसे तो सुदेश महतो ठीक है आदिवासी नहीं हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और आजसू में थे और एकदम झारखंड आंदोलन के लिए लड़ने वाली पार्टी में थे। उसके बावजूद चले गए भाजपा में। तो इसलिए पार्टियों में जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है आ जाना। लेकिन एक बात है कि लेकिन आम जनता, आम आदिवासी समाज शायद इसको बहुत सहज रूप में नहीं लेती है, बहुसंख्यक आदिवासी समाज, और इसीलिए इन लोगों को राजनीतिक सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिली। ये ठीक है, ये चुनाव जीत जाते हैं, तो चुनाव इसलिए जीतते हैं कि एक तो रिजर्व सीट से खड़ा होते हैं, दूसरा क्या है कि लेकिन हर रिजर्व सीट में बहिरागतों की संख्या भी ज़्यादा है, काफ़ी रहती है, और भाजपा के सपोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत भी आदिवासी वोट मिल गया तो बहिरागत वोट की मदद से वो चुनाव जीत जाते हैं और फिर दावा करते हैं कि हम तो आदिवासियों के नेता हैं। लेकिन पिछले चुनाव में ये साफ हो गया कि नहीं, आदिवासी सीट पर से कोई भाजपा जीत ही नहीं पाई। लोकसभा चुनाव में 4-5 सीटें ना सब जगह भाजपा हारी। तो ये तो साबित हो गया कि भाई ठीक है, तो कि आदिवासी जनता नहीं है। लेकिन लॉजिकली चाहे आदिवासी समाज का ही एक युवा तबका जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से खफा है, मतलब उसके काम करने के तरीके से, रवैये से, चाहे जो सत्ता में इतने दिन से हैं, लगभग 5 वर्ष 6 वर्ष हो गया कम से कम लगातार हेमंत सोरेन का, और उससे जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, इससे उनमें निराशा है और वो बोलते हैं इस बात को कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये क्या कर रही है हम लोगों के लिए। या वहाँ ये सवाल तो उठना चाहिए ना, जब सुप्रियो भट्टाचार्य चाहे और लोग जो झामुमो के लोग चाहे और लोग बोलते हैं कि मंडल मुर्मू चले गए और उस साजिश का शिकार हो गए या इस तरह की बातें, लेकिन एक सवाल उठता है ना कि जो आपका प्रस्तावक था, आप हेमंत सोरेन का, वो कुछ चंद ही दिनों के बाद वो क्यों छोड़ के आपको चला गया? क्या, कहाँ दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? क्या उसको क्या आपके इस रवैये से लोग नाखुश होते हैं, क्या समझते हैं कि आप मान के चलते हैं कि आदिवासी वोट की गारंटी आपके साथ है, वो आप कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ के। और दूसरा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा वो इसकी वजह से आप उपेक्षा भी कर देते हैं। उस तरह की तो बहुत सारी घटनाएं हैं, किस तरह से है नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि ठीक है आदिवासी समाज ही है ना, आदिवासी वोट जाएगा कहाँ। एक तो हम भी आदिवासी हैं और इस लिहाज से हमको वोट मिलेगा, दूसरा भाजपा से लोग खफा है, आदिवासी समाज खास करके, तो इसलिए वो नहीं जाएगा कहीं। तो ठीक है, लेकिन आज हम दूसरे तरफ से हम इस विवाद में नहीं जाएंगे अभी, न झारखंड मुक्ति मोर्चा की आलोचना और भाजपा कि ये भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा की गड़बड़ी है, तो कहीं हम एक चीज़ आज कहना चाहते हैं कि भाजपा आदिवासियों को किस तरह से देखती है, किस रूप में देखती है, भाजपा इसको समझना ज़रूरी है। अन्य पार्टियों से बहुत सारी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़कर कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल माने मध्यम वर्गीय बहुत सारी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी नई कई हैं और नई बन सकती हैं आप चाहें तो भी भाजपा में जो जाते हैं, तो क्या जो लोग जाते हैं वो भाजपा किस नज़रिए से आदिवासी समाज को देखती है इसको जानते और समझते हैं, या क्षणिक लाभ के लिए, या केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, या ये भाव कि चलो झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं रहेंगे तो हम चले जाएंगे उसमें, राजनीतिक हित को देखते हुए ठीक है हम जाएंगे। तो ये जानना चाहिए ज़रूर
कि भाजपा आदिवासी समाज को किस रूप में देखती है। एक तो जो तस्वीर जो थंबनेल के रूप में रखा हुआ है, उसको ही ज़रा-सा गौर से देख लीजिएगा। फिर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं चेयर पर, आडवाणी जी बैठे हुए हैं जम के, दो लोग। राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है, उस एक आदिवासी महिला हाथ बांधे बगल में खड़ी है। कितना अपमानजनक की फोटो। अब आत्महीनता का शिकार यदि आदिवासी समाज हो जाए या उसको बोध ना हो इसका, नहीं 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 ठीक है, इसको भी जस्टिफाई लोग करने लगे, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। और उस मान लीजिए थोड़ा सा ये इत्तेफाक है, लेकिन क्या जो अभी गोरखपुर में हुआ, वहाँ जो 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 एक राष्ट्रपति गई, वहाँ जो रवैया हुआ कि उनकी तस्वीर के ऊपर एकदम खड़े हैं मोदी, कटआउट जो लगा हुआ ऊपर, वो भी इत्तेफाक ही है क्या? और ठीक है, चलिए ये सब भी चला, ये चला, लेकिन राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या मंदिर का नया निर्माण और राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसमें नहीं बुलाया जाना, संसद भवन का नया बन रहा था, उसमें नहीं बुलाया जाना, इस तरह की बातें आपको एहसास नहीं होता है कि ये ठीक है, उन्होंने राष्ट्रपति जरूर बना दिया है एक महिला को, आदिवासी महिला को, लेकिन आदिवासियों के प्रति कोई सम्मान का भाव उसमें नहीं है। और इसकी वजह बहुत गहरी है, इसको समझना चाहिए। उसके बाद तो ठीक है, संसदीय राजनीति है, कौन कहाँ जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, चलेगा। लेकिन भाजपा किस नजरिए से देखती है आदिवासी समाज को, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भाजपा कोई स्वतंत्र राजनीतिक दल नहीं है, वो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या संक्षेप में जिसको संघ कहते हैं, उसके कोख से, उसका राजनीतिक विंग है। जैसे विद्यार्थी परिषद छात्र विंग है, इसी तरह का और भी तरह तरह के विंग है उसका, बजरंग दल है, ये है वो है। उसी तरह पॉलिटिकल जो उनका फ्रंट है वो भाजपा है, जिसका पुराना नाम जनसंघ हुआ करता था, वो है। तो और उसकी पूरी नकेल भाजपा की संघ के हाथ में है। संघ तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कैसे काम करेगा, आर्थिक नीतियां कैसे होगी, इस सब चीज पर संघ की नजर रहती है। मोदी सार्वजनिक रूप से, मोदी तो बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह रखा है, कहा था हाल के दिनों में, कि उस संघ के एजेंडा को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं खुल के। तो वो संघ क्या है? संघ ठीक है, गैर आदिवासी, आदिवासी या गैर आदिवासी समाज में तो एक जो द्वंद्व है, जो फर्क है, वो तो है ही, लेकिन उसमें भी गैर आदिवासी समाज में भी, चाहे और उनमें भी जो जिसे मोस्टली जो हिंदू हैं, तो संघ जो है कट्टर हिंदूवाद का झंडावदार है, कट्टर हिंदुत्ववाद का। यानी कट्टर हिंदुत्ववाद जो मनुवादी वर्ण व्यवस्था जिसकी रीढ़ है, जिसको कहते हैं मेरुदंड है, जिस पर टिका है पूरा, वो है मनुवादी वर्ण व्यवस्था। और मनुवादी वर्ण व्यवस्था क्या है कि हिंदू समाज, जो हिंदू हैं, वो 4 वर्गों में, 4 श्रेणियों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में, जो भी हिंदू हैं, जो भी उस समाज में आते हैं। और सबके लिए काम भी बटा हुआ है। ज़्यादातर जो सवर्ण जातियाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसमें वैश्य को भी शुमार कर लीजिए, तो उसके बाद शूद्र बचते हैं। और सारा जो हाथ से काम होता है, फिजिकल वर्क होता है, जितना खेत में हल जोतना, धान काटना से लेकर चमड़े का सामान बनाना, बर्तन का सामान बनाना, सफाई का काम करना, माने जो भी काम है जो एक्चुअल, वो शूद्र करेगा, उसके लिए तय है। तो
ये फ़र्क है। तो ये सवाल आपके ज़हन में कभी उठा है कि आदिवासी समाज हिंदू वर्ण व्यवस्था में क्यों नहीं है? इसको दोनों तरफ से सोचिए। जैसे कुछ साथी जैसे माने ये उठेगा कि ठीक है, हिंदू वर्ण व्यवस्था में आदिवासी क्यों नहीं है? इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो जो मनवादी वर्ण व्यवस्था, हिंदू वर्ण व्यवस्था बनाने वालों ने आदिवासियों को उसमें शामिल नहीं किया, उससे इतर माना। यानी आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने कभी इस आदिवासियों को अपनी वर्ण व्यवस्था में शामिल होने योग्य ही नहीं माना, निचले पायदान पर भी रखने के लिए नहीं। इसका उलट भी है, जो ज़्यादा सच्चा है, जो ज़्यादा सच्ची बात है, वो ये कि आदिवासी समाज कभी उस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में जो उच्च जाति के लोग हैं, जो असल में सिस्टम का माने इस व्यवस्था का सुख भोगते हैं, राशि ठाट-बाट और श्रेष्ठता का भाव जिनमें भरा हुआ है कूट-कूट कर, उससे इधर जो दलित समाज के लोग हैं उसमें, वो क्या शौक से थोड़े दलित बन जाते हैं। शौक से किसको मन करता है कि हम सब तरह का काम हम करें, सबकी सेवा का काम ठेका हम लिया है। तो हुआ यही है कि जो वन व्यवस्था में ऐसे लोग जो कमज़ोर थे, जिनको जानबूझ के कमज़ोर बना के रखा गया और उनको दलित समुदाय में शामिल रखा गया, किया गया। और दूसरी तरफ जो थे आदिवासी कभी इसके लिए तैयार नहीं हुए कि हम आपके यहाँ जाएँगे गुलामी करने। उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष के और डिटेल्स में जाइएगा तो ये आर्य-अनार्य संघर्ष के रूप में लंबा चला, हज़ारों वर्ष तक उसका इतिहास है उसका। क्योंकि जो यहाँ रफली माना जाता है कि जो आर्य जातियाँ जो बाहर से आई, जिनका वर्चस्व अभी है पूरे उत्तर भारत में और राजनीति में, वो जो आर्य जातियाँ आई हैं, वो 2-2.5 हज़ार वर्ष पहले भारत में आई, यहाँ आई और उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ जो लोग थे, जहाँ जो पहले से रह रहे थे, उनसे उनका संघर्ष हुआ और धीरे-धीरे उनका आधिपत्य बना। उसकी वजह भी ये थी कि वो आक्रामक लोग थे, बाहर से आए थे, जहाँ से चले थे, वो एक ध्येय लेके चले थे कि हमको जाना है, किसी नए जगह में बसना है और वहाँ को करके जैसे भी हो। तो लेकिन अब मान के चला जाता है तो इतिहास ही वहाँ, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, इतिहास ही हमारा वहाँ से शुरू होता है। और अंग्रेज़ों ने एक सरल व्याख्या भी उसकी कर दी थी, भाषाई आधार पर। ये कि आर्यों की जो भाषा है संस्कृत और यूरोपियन भाषाएँ जो प्रमुख है, फ्रेंच हो, जर्मन हो या ये जो इंग्लिश हो, अंग्रेज़ी हो, ये सारा एक भाषा परिवार है। तो उन लोगों ने कहना ये शुरू किया कि जो बाहर से जो आर्य यहाँ आए थे, वो तो हमारे भाई-बंध ही थे। वो पहले कुछ आए थे, हम अब आए हैं, इसलिए हमारा आपसे तो कोई संघर्ष है ही नहीं। तो आर्यों के साथ लेकिन मिश्रित जातियाँ या जो नीचे के तबके के लोग थे या उस समय जो मुस्लिम आबादी थी चाहिए, इसको अंग्रेज़ों ने पहला दुश्मन माना और हिंदुओं में उच्च जातियों को, राजे रजवाड़ों को तो अपना भाई-बंध ही मान के चलते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में ही एक चीज़ और हुआ, वो हुआ क्या? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भेदन और उस क्रम में जब खुदाई से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता का पता चला तो पूरी दुनिया भग कर रह गई कि ये क्या है? इसका मतलब कि सभ्यता जो हमारा इतिहास 2-2.5 हज़ार वर्ष पहले से शुरू होता है आर्यों के आने के साथ, वो चला गया। क्योंकि वो सभ्यता जो थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, वो इतनी ज़्यादा विकसित थी कि मान के चला गया कि उस सभ्यता के उस स्तर तक पहुँचने में
कम से कम हजारों वर्ष लगा होगा। तो साथी तब पता चल ज़्यादा इस पर रिसर्च और शोध हुआ तो माना गया कि वो सभ्यता जो थी या तो आदिवासियों की थी या द्रविड़ों की थी। तो आर्य और उससे इतर जितनी जातियां उसको अनार कहा उन लोगों ने, और इन दोनों के बीच लंबा संघर्ष चला उसमें आदिवासियों के साथ जो अनार हैं, जिनको अनार के रूप में माना जाता है। अनार होना कोई दो दर्जे की बात नहीं है, दो सिरा विभाजन रेखा है, दो नस्ल हैं अलग अलग, और दोनों में लगातार टकराव होता रहा। आदिवासी समाज धीरे 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 संघर्ष करता हुआ भी समतल क्षेत्र से हटकर पहाड़ी इलाकों में चाहे और इस तरह के दुर्गम इलाकों में बसता चला गया। इसलिए नहीं कि उसमें आक्रामकता कम, वो उसमें शूरवीरता या युद्ध क्षमता या इस तरह का कोई कमी था। वो मूलतः धनुष रखते हुए, तीर धनुष रखते हुए शांति प्रिय लोग थे, शांति से प्रकृति के साहचर्य में जीने वाले लोग थे। तो धीरे धीरे वो, और उन आर्यों ने जिन्होंने बाद में मनुस्मृति को जन्म दिया, पूरे हिंदू वांग में है, उसमें अनाड़ियों को क्या कहा? दस्यु, दानव, राक्षस, बानर। बानर मतलब जो नर नहीं है, मनुष्य नहीं है, उससे इतर है। ये इस तरह से कहा गया और उसको माना गया कि इसीलिए वो हिंदू वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं हुए। और वो होते होते आज भी, वो तो पुरातन काल की कहानी है, और पूरे हिंदू वाङ्मय में जो रामायण, महाभारत, पुराण आदि में भरा हुआ है असुर के रूप में, राक्षस के रूप में, दस्यु, दानव, तरह तरह का नाम उनका। कौन था वो, किसके लिए कहा जाता था, किसको विभूषित कर रहे थे? और चूंकि इतिहास पर उनका कब्जा था, इसलिए उन्हें ज्यादा विरूपित करके दिखाया, जबकि वो एक ज्यादा विकसित सभ्यता संस्कृति के वारिस थे लोग, अपने तरीके से जीने वाले शांति। और वो धीरे धीरे मध्य युग में यदि हम जो चला सो चला, उसके बाद वाला जो जमाना आया, अंग्रेजों का जमाना, जिसको आधुनिक युग कह सकते हैं, जब अंग्रेजों का भारत में प्रवेश हुआ तो ये युद्ध साफ दिखाई दिया। जिस संथाल पर नाम सिद्धू कान्हू ने जो संघर्ष किया था अंग्रेजों से, तो सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था, और यहाँ जो देसी राजे रजवाड़े बने थे, जो जमींदार बना के लाए गए थे पश्चिम बंगाल के से सटे हुए इलाकों से आए थे, जो जमींदार यहाँ अंग्रेजों ने यहाँ की ज़मीन छीन कर जीत के जिनको जमींदार बना के उनको दे दिया था। जब सिद्धू कान्हू का विद्रोह हुआ उसमें, और उसमें तो हुआ, तो उस समय आपको आश्चर्य हुआ कि ज़्यादातर जो यहाँ के जो जिसको दिक्कू कहा गया, वही उसी समय से दिक्कू शब्द का माने पहलवान, कारिंदा, सिपाही, जमींदार और उसके चेला चपाटी और उसके लठैत और ये सारा लोग, ये लोग जब खदेड़ दिए गए यहाँ से, तो फिर अंग्रेजों ने की सेना फिर एक कर्नल के नेतृत्व में आई और फिर दमन चला। और जो सेना आई तो उसको ये सारे लोग जो हैं स्वागत कर रहे थे, उनका फूल बरसा रहे थे। वो जो फौजी अंग्रेज कर्नल था वो भक्त था कि क्या हो रहा है यहाँ इस इलाके में, हम तो आए हैं इतना दूर से, यहाँ एक विदेशी मुल्क है और यहाँ हमारा स्वागत हो रहा है। तो यहाँ तक देखिए, तो अब उसी सिद्धू कान्हू का वंशज यदि भाजपा में चला जाए तो चिंतनीय प्रश्न तो होगा ना भाई, ये सवाल उठेगा ना, कौन है ये भाजपा, या संघ से निकला? संघ किस नजरिए से देखता रहा है आदिवासी समाज को, और आज भी उसका क्या रवैया है? जल, जंगल, जमीन सबसे बुनियादी जरूरत है, आदिवासी समाज इसको समझता है, और कारपोरेट परस्त भाजपा वो छीन रही है
जितना संघर्ष झारखंड से लेकर, चाहे आप साउथ में भी चले जाइए, चाहे इधर नियमगिरी में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, आसपास का जितना इलाका है, जहाँ भी संघर्ष हो रहा है वहाँ आदिवासी ही संघर्ष कर रहा है वो इस लूट के खिलाफ, और उस पर चतुर्थिक हमला हो रहा है और होता रहा है। और भाजपा के आने के बाद ये हमला, और क्योंकि मोदी तो खुल्लम खुल्ला कारपोरेट परस्त नीतियों पर चल रहे हैं। बगल में हंसदेह के जंगल में नहीं देखे हैं किस तरह से बेरहमी से काट गया अडानी के खदानों के लिए उसको। आप नियमगिरी में जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में नहीं जानते हैं। कंद आदिवासियों से को वेदांता वहाँ है कंपनी, वो बॉक्साइट के खनन के लिए छीन लेना चाहती है पूरा पहाड़ उससे। यहाँ झारखंड में आपने नहीं देखा है क्या क्या हो रहा है, किस तरह छोटा नागपुर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो बना, जिनके संघर्ष से सिद्धू कानू और हूल के संघर्ष से, वो उस जमीन को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को एकदम उसको नज़रअंदाज करके, उसका उल्लंघन करके रघुवर दास की सरकार में गोड्डा में अडानी को दे दिया गया। और अभी अब हेमंत सोरेन पर भी आरोप लग रहा है कि वो भी नरम रुख इख्तियार कर रहे हैं। तो शायद ये सब जो खुली चीज़ें हैं, इसको देखिए। इसके बावजूद यदि लोग भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा में जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा तो वो गड़बड़ कर रही है, या व्यक्तिगत राजनीति जो है उनकी, वो उसका तो उसमें उसको मिल नहीं रहा है मौका, अवसर उसको, तो चलो कहीं भी चले जाएं, लेकिन हाँ सत्ता हासिल करना है, सत्ता के गलियारे में पहुंचना है। इतना सीमित लक्ष्य यदि आपका है तो जरूर भाजपा में जाइए, संघ परिवार में जाइए, लेकिन अपने जेहन से इस बात को कभी नहीं भूलिए कि भाजपा आदिवासियों के बारे में क्या राय रखती है। भाजपा का जो पुराना जो था आरएसएस, जो ग्रामीण आदिवासी इलाकों में वो खुल के प्रचार का था, उनका स्लोगन था, हम राम के वंशज हैं, आर्यपुत्र राम के, तुम सेवक हनुमान, और तुम किसके वंशज हो? जो राम के सेवक हनुमान है उसके वंशज हो। ये था, और वही चीज़ दिखाई दे रहा है। इसलिए राष्ट्रपति बना तो दिए अपने वोट की राजनीति के लिए या दिखाने के लिए, जैसे पहले दलित को बनाए थे एक, अब आदिवासी को बनाया गया है, लेकिन उनके सर पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, हाथ बांधे राष्ट्रपति कुर्सी पर जम के बैठे हैं। अब राष्ट्रपति खड़ी हैं, महिला की भी मर्यादा नहीं है, आदिवासी की मर्यादा भी नहीं, और राष्ट्रपति पद की क्या मर्यादा तो उनको। तो जो पार्टी इस तरह से आदिवासियों का विनाश कर रही है हर जगह से, आपको वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए कितना बात कहें। मणिपुर, हम लोगों को झारखंड के रहने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं ना, उसमें हम लोग को एक कभी कभी क्षोभ होता है कि कोई दूसरा वो इसको बड़े पैमाने पर चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते हैं, बस अपना यहाँ स्थायी माने लिमिट झारखंड और यहाँ की राजनीति, यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ के बारे में सोचना। मणिपुर में जो हो रहा है, जो संघर्ष हो रहा है वो क्या है? लद्दाख में जो संघर्ष हो रहा है वो क्या है? लद्दाख में भी ट्राइबल संघर्ष कर रहा है, क्योंकि वहाँ चाहिए अडानी को उस इलाके में भी पूरी ज़मीन। अब वहाँ लोग संघर्ष कर रहे हैं, लद्दाख के ट्राइबल, भले आप ठीक है जो उनका रंग रूप वैसा ही नहीं है जैसा इस क्षेत्र के आदिवासियों का है, लेकिन वो भी नस्ल, वो भी ट्राइब्स हैं। मणिपुर में भी जो लड़ रहे हैं जो लोग, वहाँ क्या है? वहाँ भी उसी तरह का जैसे यहाँ चल रहा है ना, बहुत सारे लोग आदिवासी बनने के लिए आमादा हैं, उसी तरह वहाँ भी मैतेई समुदाय के लोग जो आदिवासी नहीं है वो आदिवासी का दर्जा लेना चाहते हैं। अब भाजपा उनके साथ खड़ी है और अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए उस खून की वहाँ भयानक
जलता रहा है मणिपुर इतने दिनों से। तो भाजपा किस तरह से काम कर रही है, किस तरह आदिवासी हितों को नज़रअंदाज कर रही है, कुचल रही है, दमन कर रही है, इसको आप नहीं देखेंगे, इसको नहीं समझेंगे और कहेंगे कि नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रही है, वो भी तो तरह तरह का है, टिकट बेच रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, 10 तरह का। तो भाजपा में चले जाएंगे, बना लीजिए अपना, एक नई पार्टी बनाइए, हिम्मत है तो एक नई क्षेत्रीय पार्टी बनाइए कस के, जैसे आप बना ना, केजरीवाल बनाए ना दिल्ली में, यहाँ भी बनाइए। सारे एक्टिविस्ट लोग हैं, जमात के लोग हैं, तपे तपाए लोग हैं, लेकिन ले दे के उनको क्यों सोचता है किसी राष्ट्रीय पार्टी में ही घुसे जाके और चुनाव लड़ें, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। ये तो इसलिए साथी, अब तो ठीक है, संसदीय राजनीति में सभी दल हैं और आप किसी भी दल में जाकर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और जा सकते हैं, और ठीक है, स्वस्थ राजनीति है। लेकिन भाजपा के साथ आदिवासी का रिश्ता कैसा है, इसको समझिए। भाजपा यानी कट्टर हिंदुत्ववाद की फरमावदार, जिसका मेरुदंड मनुवादी वर्ण व्यवस्था है, जिसमें आदिवासी जिस वर्ण व्यवस्था के बाहर रहे हैं तो इस लड़ के रहे हैं बाहर। यदि वो हार जाते हैं, जो बहुत सारे लोग तो चले ही गए होंगे, दलित समुदाय में बहुत सारे ऐसे आपको समूह मिल जाएंगे जिनके पूर्वज आदिवासी थे। अभी मध्य भारत में जितना भी समुदाय विलुप्त होता चला गया है, जो यहाँ से लेकर दिल्ली तक है, तो उसमें बहुत सारे लोग चले गए हैं, ओबीसी में चले गए हैं, दलित हो गए हैं, बन गए हैं। तो अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपना ये, आपको यदि दुनिया के पैमाने पर चीज़ों को देखिएगा तो और भी दर्दनाक और भीषण घटनाएं हुई हैं। मध्य युग में कितनी बड़ी संख्या में यूरोपीय कंट्रियों में आदिवासियों को, जो वहाँ के जो निग्रो थे, चाहे जो अफ्रीका के से लाए गए थे या यूरोपीय कंट्रियों में गुलाम बना के, और उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, हजारों की संख्या में जिंदा जला दिया गया था ऐसा, जबकि वो ईसाई बन चुके थे। ईसाई बनने के बाद ऐसा होता है। तो धर्म बदलने से नस्ल वगैरह नहीं बनता है, बदलता है। तो आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, अब इस तरह की बातें करना, लेकिन हाँ, इतिहास को भी देखते रहना चाहिए, समझना चाहिए। खास करके भाजपा को लेकर जब आप सोचते हैं तो खूब गंभीरता से, भाजपा केवल आदिवासियों के लिए ही खतरनाक और खराब नहीं है, यानी वो जल जंगल जमीन छीन के कारपोरेट को देना चाहती है इसलिए का केवल, बल्कि इसलिए भी कि भाजपा डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है इस देश में। बिहार में भी चुनाव होने वाला है, किस तरह से मतगणना, वोटर लिस्ट का सुधार और उसके नाम पर धांधली हो रही है, होने की तैयारी है, इस सब पर गौर कीजिए, इन सब चीज़ों को देखिए, उसके बाद ठीक है, तब उसको जस्टिफाई कीजिए कि यदि कोई आदमी, चाहे मंडल मुर्मू हो, चाहे इस तरह के जो लोग हों, वो यदि भाजपा में जाते भी हैं तो हर्ज है कि नहीं है। धन्यवाद। जोहार साथी।